The topic is relation between small g and capital G. My dear students, हमें पता है कि कोई भी बॉडी है और एक अर्थ है. लेट अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है और किसी बॉडी का मास है स्मॉल एम है. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस. तो आप मुझे बताओ बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम बोलते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखोगे तो जी एक मास है हमारे पास कैपिटल एम, सेकंड मास है स्मॉल एम. जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में दोनों के सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर हम आर स्क्वायर ले सकते हैं. तो लेट ये इक्वेशन हमारे पास आ गई फर्स्ट. दूसरा बच्चों, अपने को ये पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. फॉर ग्रेविटी अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही हो तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को जी लेते हैं. समझ आ रही है? जो जी होता है वो कोई और चीज नहीं, बस एक्सेलरेशन का नाम है जिससे कि अर्थ अट्रैक्ट करती है. तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू जी. लेट दिस इज इक्वेशन सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आ जाएगा इस इक्वेशन फर्स्ट से और सेकेंड से एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर. बिकॉज बच्चों फोर्स हमारे पास जी एम एम बाय आर स्क्वायर भी है और फोर्स एम जी भी है, तो हम कहेंगे दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब एम जी इस चीज के इक्वल होंगे. तो हमने लिख दिया एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. बच्चों इसके अंदर जो m है वो आपको मैंने क्या बताया था, मास ऑफ अर्थ. बच्चों मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 5.94 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम. रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट. और g हमें पता ही है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इन सभी वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाती है 9.8. तो आगे से आपको ये समझ लेना है, जो हमें ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अट्रैक्ट करती है. क्लियर है यहाँ तक? बट बच्चों अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो g एट डेप्थ वैल्यू होती है g एट सरफेस इंटू 1 माइनस d बाय आर. d यहाँ पे डेप्थ है, आर फिर वही रेडियस ऑफ अर्थ है. ये जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे है. तो ये अपने से कोई पूछता नहीं, अगर कोई हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ऐसे ही हाइट के साथ जो हमारे फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू एट जी एट सरफेस, यहां भी मैं ऐसे लिख देता हूं, इनटू में 1 माइनस 2h बाय आर. h यहाँ पे हाइट, h क्या है यहाँ पे. आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वैल्यू ऑफ g एट सन होती है 27 टाइम ऑफ g एट अर्थ. जितनी अर्थ के सरफेस पे वैल्यू है ना, अगर सन पे चले जाएंगे तो वो वैल्यू अर्थ के कंपैरिजन में 27 गुना ज्यादा है. और मून के ऊपर होता है g की वैल्यू g एट अर्थ डिवाइड बाय 6. और जो मून की ग्रेविटी है वो 6 के अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम लेसर है. वैल्यू ऑफ g एट सेंटर ऑफ अर्थ होता है g. ये वैल्यूज आपको याद रहे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये जो पूरा पेज अभी मैंने लिखा है ये पूरा पेज अगर आप कोई अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही आप. अब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ. मतलब कि कोई भी दो बॉडीज हैं आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है. क्वेश्चन बताना है अगर डिस्टेंस हाफ होगा तो फोर्स कैसे चेंज होगा. बच्चों हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जी फर्स्ट बॉडी का मास सेकंड बॉडी का मास डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर. अगर मैं देखूं जो न्यू डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया r/2 गिवन है, क्योंकि बाद में डिस्टेंस क्या करती है, हाफ. तो हमारे पास जो न्यू फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगा g m1 m2 बाय r डैश का स्क्वायर, क्योंकि न्यू डिस्टेंस लेना पड़ेगा. फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा g m1
m2 बाई r बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि डिस्टेंस हाफ कर दिया हमने, तो जो न्यू फोर्स आ रहा है वो डिस्टेंस हाफ करके निकली। से ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अभी हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू जी, फर्स्ट बॉडी का मास, सेकंड बॉडी का मास, मतलब m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अब ये डिवाइड वाला 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 4 जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो बच्चों आप इक्वेशन फर्स्ट से क्या देख सकते हो कि जो फोर्स होता है वो जी m1 m2 बाय r स्क्वायर है। तो इतनी चीज क्या है, जो हमारे पास पहले फोर्स, तो हम देखें तो एफ डैश आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू एफ। क्लियर है बच्चों यहां तक? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमें पहले फोर्स का फार्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। अब की बार हमने डिस्टेंस को हाफ किया, तो r बाय 2 का स्क्वायर किया, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या, तो ये बन गया 4g m1 m2 बाय r स्क्वायर। इतनी चीज को देखो बच्चों, इतनी चीज को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है ये फोर्स है जो पहले, ठीक है ना, पहले जब बॉडी का मास m1 m2 था, तो डिस्टेंस हमने r ले रखा, तो ये फोर्स था, तो हमने वही देखो यहाँ पे f लिख दिया, तो f डैश आ गया 4 इंटू एफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, they are saying gravitational force acts on all objects in proportional to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? क्वेश्चन में कहा गया जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका फार्मूला जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। अपने से ये पूछा है, तो हैवी बॉडी जो होती है वो जल्दी नीचे क्यों नहीं गिरती? जिन बच्चों को पता नहीं मैं उनको बता दूं, बच्चों अगर मान लो हमारे पास एक कोई बड़ी बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, एक हमारे पास हल्की बॉडी है, लाइटर बॉडी है, दोनों को हम एक ही पोजीशन से ड्रॉप करवा देंगे ना, तो दोनों बॉडी सेम टाइम पे नीचे फॉल करती है। ये बात अपने को सबसे पहले बताई थी गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो गैलीली वो साइंटिस्ट है जिनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। उन्होंने ये बात पीसा टावर के ऊपर चढ़ के बताई थी। पीसा टावर पर चढ़ने के लिए उनको जेल भी भुगतनी पड़ी थी। उन्होंने अपने को बताया था कि व्हेन ए लाइटर बॉडी और ए हैवियर बॉडी दे आर फॉल्स फ्रॉम द सेम पोजीशन, दे विल फॉल इन सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरती हैं। अगर आप एक चींटी को गिरो, एक हाथी को गिरो, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। अदर कंडीशन कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, हवा नहीं चलती होनी चाहिए, या हम पे वैक्यूम होना चाहिए प्रॉपर। तो बच्चों क्वेश्चन भी यही पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया कि जो फोर्स है वो तो मास पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूले से, लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं जिसका मास ज्यादा है उसको ज्यादा फोर्स लगे और ज्यादा नीचे गिरे। तो पहले मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, फिर बताऊंगा लिखना कैसे। तो बच्चों इसका सोल्यूशन ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फार्मूला होता है जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। ये मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। देखो जैसे कि मान लो अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल M है, ये दो बॉडीज को अट्रैक्ट कर रही है, तो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। देखो इस फार्मूले में दूसरी बॉडी का तो मास आया नहीं, तो अट्रैक्ट करने वाली बॉडी है उसका मास आया, तो अर्थ का मास कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो हम कहेंगे ये जो है ना इसकी वैल्यू 9.8 फिक्स है, या हम कहें किसी भी दो बॉडीज के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग चेंज नहीं होती। तो लिखेंगे सोल्यूशन में एज acceleration due to gravity is independent of mass of falling object। अगर acceleration सेम है तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। Hence all the bodies fall to earth with same acceleration। ठीक है, इसको complete acceleration लिख लेना, ये है acceleration। So heavy body does not fall faster। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ, वैसे हमें पता है कि 5.94 होता है, लेकिन इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 6 लिख दिया, तो हमें जो गिवन है वो ले सकते हैं। रेडियस वी नो 6400 किलोमीटर आती है, मीटर में चेंज करोगे तो यही होगा। ये चीजें हमें गिवन है। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अर्थ और किसी और बॉडी के बीच में फोर्स बताना है। एक तो बॉडी अर्थ है और दूसरी कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम। ये जो बॉडी है ये बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे पड़ी है। देखो गिवन है अर्थ के सरफेस पे है, तो हम यहाँ पे हमने अर्थ बना दिया और ये इसके सरफेस पे बॉडी है। बच्चों इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर। ठीक है, वैसे तो ये वाला छोटा सा डिस्टेंस भी होगा,
स्मॉल सा डिस्टेंस, और इसको हम निग्लेक्ट करते हैं। हम मानते हैं यहां से लेके यहां तक का रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, जो कि हमें 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर की। चलिए बच्चों, हम अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास होता है F इज इक्वल टू जी, फर्स्ट बॉडी का मास जो कि अर्थ है, अर्थ के मास को कैपिटल M से लिख लेते हैं। सेकंड बॉडी का मास जो कि हम स्मॉल m से लिखते हैं, या हमें 1 गिवन है 1 पुट कर दिया, डिवाइड बाय r स्क्वायर। वो तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज देखो, ये तो वही स्मॉल g बन गया ना। स्मॉल g का फॉर्मूला क्या आता था, g कैपिटल M बाय r स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज वही तो है, तो क्यों ना हम वैल्यूज डायरेक्ट पुट करके और सीधा डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे 9.8 न्यूटन। पहले हम वैल्यूज लिखेंगे और हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 6.4 इंटू 10⁶, हमें यहाँ पे r का स्क्वायर करना पड़ेगा। हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके, वो 9.8 आ जाएगी। फोर्स की न्यूटन होती है, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.8। ये थोड़ा मैंने ट्रिकी टाइप में आपको बता दिया कि सारी वैल्यूज जब हैं सेम जी की एक्सप्रेशन होती है, तो क्यों ना जी की वैल्यू ही लिखते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ बाय। क्वेश्चन में कहा गया जिस तरह अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है और मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या अर्थ जो है वो इसको कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करती है मून के कंपैरिजन में? समझ आ रही है बच्चों? देखो, अगर रियल लाइफ में हम देखें ना, एक मोटा बच्चा है और एक पतला बच्चा है, दोनों में से कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को? ये जो मोटे वाला बच्चा है ये अपनी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये स्मॉल करेगा, और ये ज्यादा। लेकिन बच्चों अभी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसा नहीं होता। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसमें एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेंगे। बोथ अर्थ एंड मून दे विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय सेम फोर्स। अब क्वेश्चन है व्हाई, तो हम लिखेंगे बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन follows the Newton's third law of motion. As universal law of gravitation follows the Newton's third law of motion. ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि जो मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, देन जो मून है वो अर्थ के अंदर मूव क्यों नहीं करता, अर्थ के अंदर गिर क्यों जाता है, या अर्थ की तरफ आता क्यों नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज का पता है कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट ये अर्थ है, इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको घूमने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो तो हम ये लिखेंगे, जो अर्थ की अट्रैक्शन है, जो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है, वो उतना ही होता है जितना की सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो जो अर्थ की अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देती है। सॉल्यूशन इज एज every body require a centripetal force to revolve। हर बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स दिस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और वी कैन से अट्रैक्शन ऑफ अर्थ is exactly equal to required centripetal force। मतलब जितनी हमें अट्रैक्शन मिलती है वो तो उतनी है जितना कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 6, इसके 3 पार्ट्स हैं। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ। क्वेश्चन में पूछा गया कि फोर्स के साथ क्या होगा अगर, 3 अलग अलग पार्ट्स है। फर्स्ट देखते हैं, अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट को हम डबल कर दें, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर किसी भी एक बॉडी के मास को हम डबल करते हैं, चाहे m1 को या m2 को, तो इससे हमारे पास जो न्यू फोर्स है जिसको हम F डैश लेते हैं वो आ जाएगा G। लेट हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, तो 2m1 आ गया, m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू 2G
m1 m2 बाय आर स्क्वायर। वो तो आप इक्वेशन फर्स्ट से देखो, जो ये हमारे पास है क्या, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इसी को हम f बोलते हैं, मतलब g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इसको हम f बोलते हैं। तो f डैश क्या आ जाएगा, 2 टाइम f। तो हम कहेंगे पहले जो फोर्स था ना उसका डबल फोर्स होता है अगर किसी एक बॉडी के मास को हमने डबल किया। तो इसका आंसर आ जाएगा हेंस फोर्स विल बिकम ट्वाइस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आ गया। सेकंड पार्ट में कहा गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल। डिस्टेंस को डबल और ट्रिपल किया तो क्या होगा। वो तो सबसे पहले हम इसके दो पार्ट्स देखते हैं, पहले डबल वाला देख लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग किसी भी दो बॉडीज में फोर्स देखना हो तो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ जो न्यू फोर्स होगा F डैश, इट विल बिकम जी m1 m2 बाय, डिस्टेंस को डबल करना है मतलब कि 2r का स्क्वायर। पहले r स्क्वायर था, अब r की जगह क्या कर दिया 2r का स्क्वायर। इससे जो हमारे पास F डैश आ जाएगा, इट विल बिकम जी m1 m2 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गई। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो ये जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर है, इसमें भी आ रहा है, और इतनी सी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो हमारे पास आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय 4। यहां लिख देंगे इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड देन ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिड्यूस बाय 4 टाइम। क्लियर है यहां तक। अब हम इसी का बी पार्ट देख लेते हैं, जब हम ट्रिपल कर देते हैं डिस्टेंस। फिर वही बच्चों, हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो हम देख लेंगे नया फोर्स क्या आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय 3r का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो F डैश आ जाएगा जी m1 m2 बाय 9r स्क्वायर। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, लेट इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट, तो हमारे पास इतनी चीज जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इतनी चीज हमारे पास क्या होती है F। तो हम कहेंगे जो न्यू फोर्स है वो F बाय 9, मतलब फोर्स विल रिड्यूस बाय 9 टाइम्स। क्लियर है। थर्ड पार्ट में गिवन है द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। कुछ अपने पास फोर्स का फार्मूला होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास F डैश जो आएगा वो आ जाएगा जी, फर्स्ट मास को भी डबल कर दिया मतलब 2m1 बन गया, इनटू में सेकंड मास को भी डबल कर दिया, ये 2m2 बन गया। डिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो डिवाइड बाय आ जाएगा आर स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू, देखो वो तो ये 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इतनी चीज को फिर हम क्या कहते हैं, देखिए फोर्स कहते हैं। तो हम कह देंगे जो F डैश है वो 4 टाइम F हो जाएगा। तो हम कह देंगे हेंस फोर्स विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ये अपना आंसर है, फोर्स विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इनफाइनाइट इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी हम कुछ एक की बात कर लेते हैं। बच्चों अगर ग्रेविटेशन लॉ ना होता तो हम बता ना सकते थे कि मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है। इसी से अपने पता चला कि जो अर्थ है वो मून को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसी से अपने को पता चला कि वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा है और जो कि मून उसके अराउंड घूम पा रहा है। तो हम लिख देंगे इसका सोल्यूशन में बहुत सारी बातें लिखनी है, एक दो ही लिख रहा हूं मैं। इट टेल्स अबाउट मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। इट टेल्स अस अबाउट मोशन ऑफ अदर प्लैनेट्स अराउंड सन। जैसे कि बच्चों जो हमारी अर्थ है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और प्लैनेट्स भी कर रहे हैं, जुपिटर भी कर रहा है, मार्स भी कर रहा है, सैटर्न भी कर रहा है, सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो किस लॉ की वजह से कर रहे हैं, जो लॉ दोनों में फोर्स बताएगा, फोर्स कौन सा लॉ बताता है, यूनिवर्सल। मान लो किसी बॉडी को घेरते हैं वो नीचे गिर जाती है, इसको बोलते हैं फ्री फॉल केस। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो लेकिन अभी हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या है। मतलब जब भी कोई बॉडी गिरती है
तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल का केस। फ्री फॉल को एक तरह से और भी समझ सकते हैं, उस बॉडी में कोई भी इंजन या ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल का केस है। तो जब बॉडी नीचे गिर रही है तो फ्री फॉल का केस है। उसको कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय अर्थ ऑन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो होता है बच्चों, ये अर्थ के लिए इसकी वैल्यू होती है जी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्योंकि हमने ऊपर अर्थ मेंशन कर दिया तो हमें अर्थ की वैल्यू देखा, अदरवाइज मून पे ये कम होता है। तो कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द प्लैनेट जो होता है, इसका एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय एनी प्लैनेट ऑन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली is called acceleration of free fall. Question number 9. What do we call the gravitational force between the earth and an object? क्वेश्चन में कहा गया है अर्थ और किसी और बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो हमारा आंसर आएगा वेट। वेट की डेफिनेशन यही है, ये वो पुलिंग फोर्स होता है जिससे कि कोई प्लैनेट किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जैसे मून किसी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाएगा उसका नाम होगा वेट ऑन द मून। अगर अर्थ पे की वजह से लग रहा है किसी बॉडी पे अट्रैक्शन तो उसको बोलेंगे वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अगर आपको इतना भी समझ ना आए तो खाली वेट लिख देना, लेकिन पेपर में खाली छोड़ के नहीं आना कुछ। क्वेश्चन नंबर 10. Amit buys few grams of gold at the polls as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets him at equator. Will the friend agree with the weight of gold? Both? If not, why? क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अर्थ पूरी तरह से इस तरह से सफियर नहीं है। अर्थ कैसी होती है? इस तरह से फ्लैटेंड होती है। ये ओवल शेप, जैसे एग होता है ना, ऐसे होती है। तो ये जो दो पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और इस साइड जो पॉइंट होता है इसको बोलता है इक्वेटर्स। बच्चों अगर हम यहां देखें तो ये रेडियस कम होती है एज कंपेयर टू दिस। हमें जी का फार्मूला पता है, क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वेयर। तो हम देखेंगे जहां रेडियस कम है वहां जी क्या होगा? ज्यादा। तो लिख देंगे बिकॉज पोल की रेडियस कम है एज कंपेयर टू इक्वेटर्स की रेडियस। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस। ये है पोल की रेडियस, ये छोटी है, ये क्या है? बड़ी। इसीलिए जी की वैल्यू क्या है? पोल पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर्स। सो बच्चों यहां से ये बात भी क्लियर है, क्योंकि वेट का फार्मूला होता है m इंटू जी। ठीक है ना, वेट वो फोर्स होता है जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट कर देंगे तो यही फोर्स क्या बन जाता है? वेट। वेट का फॉर्मूला m इंटू जी होता है। तो जहां पे जी ज्यादा होगा वहां पे वेट भी तो क्या होगा? ज्यादा। सो वेट एट पोल ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू वेट एट द इक्वेटर। अगर अमित जो है उसने पोल्स के ऊपर कुछ गोल्ड को परचेज किया और वो अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर रहा है, दे रहा है उसी गोल्ड को इक्वेटर्स के ऊपर, तो बच्चों उसके फ्रेंड को ऐसा लगेगा कि जो वेट है वो कुछ कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जी कम हो गया। जी कम होने से वेट भी क्या हो गया? कम। तो वो एग्री नहीं होगा। तो हम कहेंगे हिज फ्रेंड विल नॉट एग्री बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, जब हम पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं किसी भी बॉडी का वेट डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं यहां सोल्यूशन लिख देता हूं, हिज फ्रेंड विल नॉट एग्री बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिड्यूसेस। क्लियर है बच्चों यहां तक? इसके बाद अगर आप चाहें तो ये सारी पूरी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, और नहीं तो अदरवाइज इतना लिख के भी काम चल सकता है।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिमेनिंग थ्योरी और रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को। थैंक्स अ लॉट।